नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। संविधान निर्माताओं ने देश को चलाने के लिए एक लोकतांत्रिक सरकार के गठन की परिकल्पना की और उसके लिए हमारे संविधान में बाकायदा व्यवस्था भी की। इस व्यवस्था के तहत जनता के जरिए चुनी हुई पार्टी जिसे सदन में बहुमत हासिल हो उसे सरकार बनाने का मौका मिलता है। लेकिन कई बार हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता या सरकार बनाने के बाद पार्टी के सदस्य उससे इस्तीफा दे देते हैं, जिससे सरकार अल्पमत में आ जाती है और उस पर खतरा मंडराने लगता है। ऐसे हालात में सरकार के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो सदन में विश्वास प्रस्ताव लाकर ये साबित करे कि सरकार चलाने के लिए उसके पास पर्याप्त बहुमत हासिल है। बहुमत साबित नहीं करने की स्थिति में सरकार को हटना पड़ता है। वहीं जब विपक्ष सरकार पर अल्पमत का आरोप लगाकर अविश्वास प्रस्ताव लाता है, तब भी सरकार को अपना बहुमत साबित कर अविश्वास प्रस्ताव को गिराना होता है। आज विशेष में हम बात करेंगे कर्नाटक में जारी राजनीतिक संकट की, समझेंगे विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव को, साथ ही साथ फ्लोर टेस्ट से जुड़े चर्चित मामलों पर भी डालेंगे नजर। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। कर्नाटक में राजनीतिक हालात ऐसे हो गए हैं कि एक बार फिर से विश्वास प्रस्ताव सुर्खियों में आ गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करना पड़ा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार के महज 14 महीने के बाद ही गुरुवार को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव रखना पड़ा। 14 महीने पहले कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार बनी थी। सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के एक वर्ग के बागी होने के बाद राज्य में सियासी संकट पैदा हो गया। हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री कुमारस्वामी को कर्नाटक विधानसभा में विश्वास का संकट पैदा होने के बाद विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। लोकसभा चुनाव के बाद जब बुरी तरह से हार हो गई जेडीएस की और कांग्रेस की भी, तो वहाँ पर जेडीएस और कांग्रेस में आपस में टकराव बढ़ गया और ऐसे में कुछ 16 लगभग विधायक ऐसे थे सत्ता दल के जिन्होंने त्यागपत्र दिया और 2 निर्दलीयों ने दिया। तो इसके चलते जो एचडी कुमारस्वामी की सरकार थी वो अल्पमत में आ गई और उसके बाद से ये हुआ कि ये सरकार अब विश्वास खो चुकी है और इसको त्यागपत्र देना चाहिए। अब सवाल उठता है कि वो कौन से हालात थे जिसकी वजह से कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार पर विश्वास का संकट पैदा हो गया। दरअसल कुछ दिन पहले कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार के 16 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इनमें 13 विधायक कांग्रेस के और 3 विधायक जेडीएस के थे। हालांकि बाद में इस्तीफा देने वाले कांग्रेस विधायक रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि वो पार्टी में हैं और सरकार के पक्ष में वोटिंग करेंगे। इसके साथ ही निर्दलीय विधायक आर शंकर और एच नागेश ने भी सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। इतने विधायकों के बागी रुख से कुमारस्वामी सरकार के लिए सदन में बहुमत का संकट दिखने लगा। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने कांग्रेस जेडीएस के 15 बागी विधायकों के इस्तीफे मंजूर करने में देरी की तो ये विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद 17 जुलाई को अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में संवैधानिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष 15 बागी विधायकों के इस्तीफों पर अपने अनुसार विचार करें। इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्र हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे पर फैसले करने के लिए कोर्ट की ओर से समय सीमा तय नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने साफ किया कि विधायकों के इस्तीफों पर ऐसी समय सीमा के भीतर निर्णय लेने के लिए कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष स्वतंत्र हैं, जो उन्हें उचित लगता हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से बागी विधायकों को भी राहत मिली।
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इन विधायकों को विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी विधायक विश्वास प्रस्ताव के समय मौजूद रहें या नहीं रहें, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। जो स्पीकर थे उन्होंने इस पर निर्णय कि वो जो विधायक हैं वो डिस्क्वालिफाइड हैं कि नहीं हैं, इस निर्णय को सुरक्षित रखा। तो ये जो बागी विधायक थे ये सुप्रीम कोर्ट में गए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये निर्णय स्पीकर करेंगे, लेकिन आप जो विधायक हैं उनको मजबूर नहीं कर सकते कि वो विधानसभा में आएँ, वोट दें या ना दें। कर्नाटक में स्पीकर और नामांकित विधायक को छोड़कर विधायकों की कुल संख्या 223 है। बागी विधायकों को मिलाकर कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार के पास पहले 116 विधायकों का समर्थन था। इनमें कांग्रेस के 78, जेडीएस के 37, बीएसपी के 1 विधायक शामिल हैं। वहीं फिलहाल 2 निर्दलीय विधायकों के साथ बीजेपी के पास कुल 107 विधायकों का समर्थन है। अगर कांग्रेस जेडीएस के बागी 15 विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो कुमारस्वामी सरकार अल्पमत में आ जा रही है। ऐसे हालात बनने के बाद राज्य में बीजेपी ने मांग कर दी कि कुमारस्वामी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि सदन में उस सरकार को बहुमत का विश्वास हासिल नहीं है। हुआ यह है कि जब जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की कि हम पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, अब पार्टी जो है वो बहुमत उनकी रही नहीं। क्योंकि देखिए, यदि आप वहाँ के विधानसभा को देखें तो 224 मेंबर्स हैं, उसका आधा होना चाहिए, तो ये उससे नंबर कम पड़ता है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास 104 एमएलए थे। 2 जो विधायक थे जो कि इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने कहा है कि हम जाके उनके साथ मिल रहे हैं। तो 104 105 थे, वो 107 करीब हो गए हैं। यहाँ पर ये 18 एमएलए जाने से इनका जो नंबर है वो कम होकर 100 करीब हो गया है। अब बहुमत में बीजेपी है, यदि ये सरकार बननी हो तो बहुमत बीजेपी है। इन सब परिस्थितियों के बाद मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के पास सदन में विश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई चारा नहीं था। विश्वास प्रस्ताव सरकार की ओर से लाया जाता है जिससे वो दिखा सके कि उसे सदन में बहुमत हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी सरकार तभी काम कर सकती है जब उसे केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। अगर राज्यों की बात करें तो संसदीय प्रावधानों के मुताबिक बहुमत का फैसला विधानसभा में ही हो सकता है। बहुमत साबित करने के लिए सरकार के पास 2 तरीके होते हैं, या तो सरकार विश्वास मत के जरिए अपना बहुमत साबित करे या विपक्ष के जरिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को गिरा दे। आइए जानते हैं विश्वास मत और अविश्वास प्रस्ताव कब और क्यों लाया जाता है। संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक राज्यों में कोई भी सरकार तभी काम कर सकती है जब उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। संसदीय प्रावधानों के तहत राज्यों में बहुमत का फैसला सिर्फ विधानसभा में ही हो सकता है। जब कभी विपक्ष को लगता है कि मौजूदा सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है तो विपक्ष उसके खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार गिराने की कोशिश करता है। वहीं सरकार अपनी तरफ से विश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत लाकर सदन में अपना बहुमत और मंत्रिमंडल में सदन का विश्वास स्थापित करने की कोशिश करती है। इसका मतलब है कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की ओर से सरकार के खिलाफ लाया जाता है, जबकि विश्वास प्रस्ताव खुद सरकार लाती है। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत एक ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए सरकारें सदन में ये साबित करती हैं कि उनके पास सत्ता में बने रहने लायक सांसद या विधायक हैं। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत का जिक्र नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 164 के मुताबिक राज्यों में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार चलाने के लिए विधानसभा में मौजूद 50% से एक ज्यादा विधायक कैबिनेट और उसके मुख्यमंत्री के साथ हों। अगर विश्वास मत की बात करें तो विश्वास मत सरकार की ओर से अपना बहुमत और मंत्रिमंडल में सदन का विश्वास स्थापित करने के लिए लाया जाता है। विश्वास मत एक तरह से सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी होती है।
इसके जरिए सरकार जहां सदन में अपना बहुमत साबित करती है, वहीं कई बार विश्वास मत उस परिस्थिति में भी लाया जाता है जब सरकार से कुछ विधायक या पार्टियां अलग हो जाएं और सरकार ये साबित करना चाहे कि वो अब भी टिकी रह सकती है और सरकार चलाने में सक्षम है। विश्वास प्रस्ताव सदन में पेश करने के बाद इस पर चर्चा होती है और अंत में वोटिंग कराई जाती है कि कितने सांसद सरकार के पक्ष में हैं और कितने खिलाफ। अगर सरकार के पक्ष में आधे से ज्यादा वोटिंग होती है तो सरकार को कोई नुकसान नहीं होता है। प्रस्ताव का महत्व ये है कि आप अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए खुद पहल कर रहे हैं, क्योंकि या तो आपको राष्ट्रपति ने कहा है या राज्यों में गवर्नर ने कहा है, या जब विपक्ष ये मांग करता है कि आपके यहाँ इतने सदस्य छोड़कर चले गए, अब आपकी सरकार अल्पमत में आ गई है, तो आप अपना विश्वास प्रस्ताव पारित करवा के अपना विश्वास मत हासिल करिए। तो उस समय प्रधानमंत्री या राज्यों में मुख्यमंत्री अपनी ओर से प्रस्ताव लाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये अपने में बहुमत सिद्ध करने के लिए प्रस्ताव है, विश्वास प्रस्ताव। वहीं अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की ओर से सरकार के खिलाफ लाया जाता है। जब भी कोई चुनी हुई सरकार के खिलाफ ऐसा प्रतीत होता है कि मौजूदा सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और उसके खिलाफ व्यापक जनाक्रोश है, तब विपक्ष उसके खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिराने की कोशिश करता है। इसके लिए विपक्षी पार्टी के सांसद या विधायक को लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचना देनी होती है। उस प्रस्ताव को 50% सांसदों या विधायकों का समर्थन होना चाहिए। इसके बाद स्पीकर जब उस नोटिस को मंजूरी दे देते हैं, तब माना जाता है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा। नोटिस मंजूर किए जाने के 10 दिनों के अंदर सदन में इस पर बहस कराने और मत विभाजन कराने का प्रावधान है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पूरी होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष प्रस्ताव पर मत विभाजन कराता है। मत विभाजन ध्वनिमत या मतदान कराकर पूरा किया जाता है। लोकसभा में नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था की गई है। अविश्वास दूसरा होता है जो कि अक्सर ऑपोजिशन पार्टीज लाती हैं। वो ये कह के लाती है, जब उनको पता चलता है कि रूलिंग पार्टी में उनका मत है नहीं, उतने नंबर नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाती है। और अविश्वास प्रस्ताव कई चीज़ों पे हो सकता है, कोई फाइनेंशियल चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी इशू हो सकता है, उस पर वो लाते हैं। यदि सरकार उतने नंबर नहीं ला पाती तो सरकार गिर सकती है। कई बार ऑपोजिशन पार्टीज़ अविश्वास प्रस्ताव इस बात पर भी लाती हैं कि नंबर होने पर भी उनको मालूम है कि नंबर हैं, वो जीत जाएंगे, उसके बावजूद भी लाते हैं किसी एक बड़ी घटना को उसको उजागर करने के लिए। ऐसा भी होता है कई बार। विश्वास मत जीतने या सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव गिर जाने पर माना जाता है कि सरकार को सदन का विश्वास प्राप्त है और उसे कोई खतरा नहीं है, यानी सरकार बच जाती है। जबकि विश्वास मत हार जाने या अविश्वास प्रस्ताव के पारित हो जाने पर सरकार के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्वास मत साबित करना किसी भी सरकार के लिए एक परीक्षा है। एक ऐसी परीक्षा जिसे पास करना उसे करो या मरो की स्थिति में ला खड़ा करती है। अल्पमत में रहते हुए सरकार अस्तित्व में नहीं रह सकती और इसलिए नंबरों के गणित में उसे हर हाल में खुद को साबित करना होता है। लेकिन इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब फ्लोर टेस्ट में फेल होने की वजह से सरकारें गिर गईं। कर्नाटक विधानसभा में जिस अग्निपथ से बीजेपी गुजरी थी, उसी अग्नि परीक्षा से कांग्रेस जेडीएस को गुजरना पड़ा। इतिहास इतनी जल्दी दोहरा दिया जाएगा, ये कर्नाटक की जनता ने नहीं सोचा होगा। 17 मई 2018 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के ठीक 2 दिनों बाद बीएस येदियुरप्पा ने पद से इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फ्लोर टेस्ट यानी बहुमत परीक्षण के दौरान येदियुरप्पा बहुमत के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या नहीं जुटा सके और सदन में बहुमत परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे दिया। विधानसभा की 222 सीटों के लिए आए परिणामों में बीजेपी को 104, कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने जेडीएस को समर्थन दे दिया था, लेकिन राज्यपाल वजुभाई वाला ने सबसे अधिक सीटों पर जीत हासिल करने वाली पार्टी यानी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया था। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी भूमिका रही थी, जब राज्यपाल ने कोर्ट के आदेश पर येदियुरप्पा को 15 दिन के अंदर फ्लोर टेस्ट के लिए समय दिया था।
बीजेपी की सरकार गिर गई और कांग्रेस जेडीएस ने मिलकर सरकार का गठन किया। एक बार बिहार विधानसभा में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री वहाँ पर बनाए गए, स्थापित किए गए, लेकिन वो अपना विश्वास प्राप्त नहीं कर पाए सदन में, इसलिए उनको हटना पड़ा। तो इस तरह के कई उदाहरण हैं। लेकिन लोकसभा में अगर हम बात करें तो पिछले 70 वर्ष में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। इसके बाद गोवा की कहानी भी सामने आई, जिसमें बीजेपी के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती थी। 20 मार्च 2019 को गोवा की 36 सीटों वाली विधानसभा में 20 वोट बीजेपी गठबंधन सरकार के पक्ष में पड़े। मनोहर पर्रिकर की तबीयत बिगड़ने के बाद लगातार राजनीतिक खींचतान के बाद प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद विश्वास प्रस्ताव के लिए राज्यपाल से आग्रह किया और आसानी से फ्लोर टेस्ट पास किया। मणिपुर में भी विश्वास प्रस्ताव लाया गया था 2017 में। इस परीक्षा में बीजेपी सरकार सफल रही थी। 20 मार्च 2017 में बीरेन सिंह ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया। विधानसभा की कुल 60 में से 32 विधायकों ने बीरेन सिंह का समर्थन किया। विधानसभा चुनाव 2017 में दूसरे नंबर की रही पार्टी बीजेपी ने बीरेन सिंह की अगुवाई में अपनी सरकार बना ली। तमिलनाडु असेंबली में देखें, तमिलनाडु असेंबली में विश्वास प्रस्ताव लाया गया था जब जयललिता गुजर गईं और उनका पार्टी जो है वो स्प्लिट होने के कगार पे आ गया था। स्प्लिट भी हो गया था। एआईएडीएमके का एक पक्ष, एक धड़ा जो है वो टूट के चला गया था और वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स वहाँ पर भी हुई थी, वो रिजॉर्ट में चले गए थे। इसमें विश्वास प्रस्ताव लाया गया। तब जो नए मुख्यमंत्री जो आए थे, तब नए जो बने थे एडपाडी, उन्होंने अपना प्रूव भी कर दिया था। मगर हुआ क्या कि उसके बावजूद उसके पहले स्पीकर ने जो कुछ एमएलएज हैं उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया था। इससे पहले उत्तराखंड की राजनीतिक संकट का हल भी फ्लोर टेस्ट के जरिए ही निकाला गया था। उत्तराखंड विधानसभा में 10 मई 2016 को हुए फ्लोर टेस्ट के परिणाम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2016 को हरीश रावत सरकार को बहाल करने के आदेश दिए थे। फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस के हरीश रावत के पक्ष में 61 में से 33 विधायक थे और बीजेपी के पक्ष में 28 विधायकों ने अपना मत दिया था। अरुणाचल प्रदेश में साल 2016 को केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। राजनीतिक संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और संवैधानिक पीठ ने कांग्रेस की सरकार को यथास्थिति रखते हुए फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। कोर्ट ने याद दिलाया कि बहुचर्चित बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि किसी भी सरकार के बहुमत के परीक्षण का उचित मंच सदन ही है। देखिए, कई अनेक मामले हैं और इसका इतिहास अगर हम देखें तो सन 1959 में पहली बार आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करते हुए साम्यवादियों की सरकार गिरा दी गई थी। तो उसके बाद से लगातार 356 का दुरुपयोग होता रहा है। लेकिन विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव एसआर बोम्मई जजमेंट के बाद से अब ये सारे निर्णय सदन में होने लगे हैं। फ्लोर टेस्ट की एक दिलचस्प कहानी उत्तर प्रदेश की भी है। 1993 में समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ। इन दोनों दलों ने मिलकर सरकार बनाई। हालांकि गठबंधन की ये सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। बीएसपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ और मुलायम बहुमत परीक्षण हार गए। इसके बाद बीजेपी के समर्थन से मायावती मुख्यमंत्री बनी। बहुमत परीक्षण के महत्व को एसआर बोम्मई केस में ही स्थापित किया गया है। एसआर बोम्मई अगस्त 1988 से अप्रैल 1989 के बीच कर्नाटक में जनता दल की सरकार के मुख्यमंत्री थे। लेकिन अप्रैल 1989 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। बोम्मई सरकार को इस आधार पर बर्खास्त किया गया कि उनकी सरकार ने बहुमत खो दिया है। इसके बाद तत्कालीन राज्यपाल ने उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करने का अवसर देने से इनकार कर दिया।
बुम्बई राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ अदालत गए, लेकिन कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उनकी रिट याचिका खारिज कर दी। इसके बाद मुंबई ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और 1994 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय बेंच ने फैसला सुनाया। आदेश में व्यापक दिशा निर्देश दिए गए और सरकार की वैधता को जांचने के लिए फ्लोर टेस्ट यानी बहुमत परीक्षण को अनिवार्य बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का प्रावधान किया गया है और इस विधानमंडल या विधानसभा की कार्यवाहियों और उसके कार्यकरण को नियमित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का गठन भी किया गया है। संविधान के तहत विधानसभा अध्यक्ष को सदन के सुचारू रूप से संचालन और नियमन के लिए अनेक शक्तियां प्रदान की गई हैं। विश्वास मत और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी विधानसभा अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। आइए जानते हैं विधानसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार और अन्य शक्तियों के बारे में। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों की बात करें तो विधानसभा के परिसर में उसका प्राधिकार सर्वोच्च है। सदन में अनुशासन बनाए रखने के अलावा सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की होती है। विधानसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही संचालन के लिए नियम बना सकते हैं। सदन की गणपूर्ति या कोरम के अभाव में वो सदन को स्थगित कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष सामान्य स्थिति में मत नहीं दे सकता, लेकिन बराबरी की स्थिति में अपना निर्णायक मत दे सकता है। सदस्यों को सदन में बोलने की अनुमति भी विधानसभा अध्यक्ष ही प्रदान करता है। इसके साथ ही अशिष्ट आचरण करने या सदन के विशेषाधिकार भंग करने की स्थिति में संबंधित सदस्य को उस समय सदन से निष्कासित कर सकते हैं। नियमों के अधीन किसी भी प्रश्न, प्रस्ताव या संकल्प को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। जरूरी होने पर विधानसभा अध्यक्ष को सदन के किसी नियम को निलंबित करने की शक्ति भी प्राप्त है। विधानसभा अध्यक्ष के अनुमति के बिना सदन के परिसर में सदन के किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। स्पीकर का जो रोल है वो जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए या विश्वास प्रस्ताव लाया जाए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के का, उसको वो सदन में उसको रखने की अनुमति देते हैं। फिर उस पर चर्चा की अनुमति देते हैं। चर्चा के बाद उस पर जो वोटिंग होती है उसको वो देखते हैं और वोटिंग ठीक हुई है, उसकी गणना ठीक हुई है, ये सारे अधिकार स्पीकर के हैं। और पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद स्पीकर जो अपना निर्णय देते हैं कि क्या ये मुख्यमंत्री ने विश्वास प्रस्ताव हासिल कर लिया है या नहीं कर पाए हैं, उनका जो एक निर्णय है वो सर्वमान्य होता है। इन सब के अलावा विधानसभा अध्यक्ष को अन्य अधिकार भी प्राप्त हैं। अगर दल बदल के आधार पर कोई भी विधानसभा का सदस्य अयोग्य है तो इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष ही सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति करता है और उनके कार्यों का निरीक्षण भी करता है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष भी होता है। लोकसभा अध्यक्ष के समान विधानसभा अध्यक्ष ही ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य और आचरण की न तो विधानसभा में चर्चा की जाती है और न ही आलोचना। विधानसभा से संबंधित नियम और उसकी व्याख्या की शक्ति विधानसभा अध्यक्ष को ही होती है और ये न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सबसे अहम जो रोल है इसमें स्पीकर का ही है। स्पीकर अक्सर रूलिंग पार्टी के ही होते हैं, मगर माना यह जाता है और ये विश्वास किया जाता है और ये उनसे अपेक्षा भी होती है कि वो पूर्ण तरीके से इंडिपेंडेंट रूप में कार्यरत रहें। और कई सारे स्पीकर्स ने ये काम को बहुत अच्छे से निभाया है। स्पीकर का रोल मेन ये होता है कि ये देखे, इस तरीके से वो हाउस को चलाए ताकि वो वोट ऑफ मोशन पास हो। मगर देखिए अमूमन क्या होता है कि स्पीकर रूलिंग पार्टी से होते हैं और वो एक फाइन बैलेंस को लेके चलते हैं। उनको ये देखना होता है कि सरकार कब तक चले, क्या हो, और सरकार और बाकी लोगों के कहने पर भी हाउस चलाते हैं वो।
उनका एक बहुत ही एक फाइन बैलेंस और एक फाइन रोल होता है। विधानसभा सदस्य के अयोग्यता या इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं है। इस वजह से कई बार विधानसभा अध्यक्ष इस पर लंबा वक्त भी लेते रहे हैं। मामले कोर्ट भी पहुंचते रहे हैं। 17 जुलाई को भी कर्नाटक से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेने के लिए कोर्ट की ओर से कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने बागी विधायकों के इस्तीफे पर निर्णय लेने का फैसला अध्यक्ष पर छोड़ दिया। फरवरी 1992 को किहोतो होलोहन बनाम जचिल्लहू और अन्य के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने इसी तरह का निर्णय दिया था। विधानसभा अध्यक्ष का पद परंपराओं और मर्यादाओं से जुड़ा होता है। विधानसभा अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो पद की गरिमा के अनुरूप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष भाव से अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।